बेटा पिछला लेक्चर 2 जो था हमने पढ़ाया था, उसमें हमने आपको मात्रिक, छंद, दोहा, सुरठा, चौपाई के बारे में आपको बताया था कि दोहा, सुरठा, चौपाई की परिभाषा क्या है, कैसे उसकी पहचान होती है, मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कमेंट्स सेक्शन में जाकर के आप लोग बताने की कोशिश करिए कि हाँ आप नहीं समझ में आया है, तो फिर हम उसे दोबारा समझाने की कोशिश करें। ये सारा बेटा आपके कोर्स का ही है, क्योंकि अब परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है, नवंबर का महीना चल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि इस नवंबर के महीने में आपका पूरा व्याकरण का कोर्स जो है वो ख़त्म कर दें और फिर दिसंबर से धीरे धीरे हम गद्य और पद्य का जो इतिहास है वो थोड़ा थोड़ा आपको 8-8, 10-10 क्वेश्चन भी अगर रोज आपको देते जाएंगे विद आंसर, आप लोग रटते जाइएगा तो आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा गद्य पद्य का इतिहास भी। तो आपको इधर चूंकि परीक्षा नज़दीक है तो इधर आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद भी रहेंगी। इसके अलावा कहानी और खंड काव्य दो चीज़ है। कहानी और खंड काव्य के बारे में एक दिन हम वीडियो लेक्चर बना करके आपके पास भेज देंगे कि 2 कहानी साहित्य सामान्य हिंदी वालों को पढ़नी है और 3 कहानी साहित्यिक हिंदी के बच्चों को पढ़नी है। उस कहानी में आपको या तो कथा वस्तु लिखने को आती है और या तो प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। तो सुविधा के अनुसार हम तो ये कहेंगे कि चाहे आप कहानियों की कथा वस्तु रट लीजिए और नहीं तो उन कहानियों का एक एक पात्र का चरित्र चित्रण रट लीजिए, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपका आ जाएगा। खंड काव्य जो आपका है उस खंड काव्य की कहानी क्या है ये हम आपको मौखिक रूप से बता देंगे, उस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे ये प्रश्न भी हम आपको बता देंगे, उसका आंसर भी हिंट कर देंगे, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपका कोर्स जो है अब समाप्ति की ओर है और लास्ट में पद्य का एक चैप्टर, दो चैप्टर, सामान्य वालों का एक चैप्टर और साहित्यिक वालों का 2 चैप्टर बचा है। लास्ट में हम वो पढ़ा करके आपका पूरा कोर्स ख़त्म कर देंगे। तो धीरे धीरे आपका कोर्स चल रहा है और देखिए आराम से पढ़ने पर भी आपका कोर्स जो है कितनी जल्दी समाप्त हो गया है और परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। हम इसीलिए अब शुरू में ही कह रहे थे कि बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक विषय तो आपके पास है नहीं, आपके पास 5-5 विषय हैं, आपको सब पर ध्यान देना है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे थे जिससे कि थोड़ा थोड़ा आप तैयारी कर सके और सभी विषयों पर बराबर से ध्यान दे सके। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी कोई भी आपको 90 से कम नंबर लाने से रोक नहीं सकता है। तो यदि आपको 90 या उसके अबव नंबर लाना है तो जिस तरह से हम कहते जा रहे हैं आप लोग उसी तरह से पढ़ते जाइए। जीवनी आप अभी से धीरे धीरे तैयार कर लीजिए। देखिए गद्य में 3 जीवनी, जो शुरू के 3 चैप्टर जो आपके हैं वो आप उसमें से 3 जीवनी और पद्य की जीवनी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 आप तैयार कर लीजिए। किस तरह से तैयार करना है उसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं लेकिन हाँ दिया है, उसी को थोड़ा सा आप और डिटेल करके आप लोग रट लीजिए और रटने के बाद उसे लिखने की प्रैक्टिस करिए। बेटा बहुत से लोग रट तो लेते हैं लेकिन समय पर उसे लिख नहीं पाते, क्योंकि अब पेपर आपका एक ही हो गया है तो छूटने का काफ़ी अंदेशा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अभी से अब रट करके लिखना शुरू करिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का समय है, मार्च में आपका एग्ज़ाम होने लगेगा। तो इन 4 महीनों में अब आप लिख करके प्रैक्टिस करिए जिससे कि टाइम बाउंड आप लिख सकें तो आपका एग्ज़ाम में पेपर जो है वो पूरा भी हो जाए। तो चलिए आज अगले लेक्चर 3 में हम
मात्रक छंद के जो और बचे हुए हैं उसके बारे में बता देते हैं। उसके अगले लेक्चर में फिर हम आपको वर्णिक छंद के बारे में बता देंगे। तो मात्रक छंद में हमने दोहा, सोरठा, चौपाई बताया था। आज चौथा है रोला। रोला के बारे में अब हम आपको बता रहे हैं। रोला ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद जिसको कहते हैं ना, जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो चूंकि हर चरण में 24 मात्राएं हैं, इसलिए ये भी एक सममात्रिक छंद है। आशा करते हैं आप लोग को सम, विषम और अर्धसम के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो उदाहरण देखिए, ये आपकी किताब का ही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का गंगावतरण का है। कृपा निधान सुजान शंभुहिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करि कय मन मानी, सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। आपको फिर से एक बार बता दें कि एग्जाम में केवल प्रथम चरण में ही मात्राएं लगाई जाती हैं, शेष चरणों में नहीं लगाते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप मात्राएं कैसे लगती हैं, कहाँ पर गुरु लगेंगी, कहाँ पर लघु लगेंगी, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको हर चरण में मात्राएं लगा करके दिखाई हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रथम चरण में ही मात्राएं लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए मात्राएं, क्री एक मात्रा लघु, पा दीर्घ है तो गुरु, नि फिर लघु, धा दीर्घ है तो गुरु, न हस्व है तो एक। इस तरह से देखिए ये अनुस्वार, सम अंश अनुस्वार में हमेशा गुरु लगता है, इसीलिए हमने 2 लगाया है। और इस तरह से हमने देखिए लगाया है। तो कुल गिन लीजिए 24 मात्राएं हर चरण में आ रही हैं। 1 2 और 1 3 और 1 4 2 6 1 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 है कि नहीं। इस तरह से आप हर का गिनेंगे तो हर में आपका 24 आएगा। नीचे का भी गिन लीजिए, 2 और 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरह से हर चरण में 24 मात्राएं आ रही हैं। तो ये आपका रोला का उदाहरण था। अब आइए 5वां है आपका कुंडलियां। कुंडलियां यह विषम मात्रक छंद है। विषम मात्रक छंद उसे कहते हैं जहां पर 4 चरण से ज्यादा होते हैं। 4 चरण से ज्यादा चरण होते हैं, वहां पर उसे हम विषम मात्रक छंद कहते हैं। यह विषम मात्रक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, 4 से ज्यादा 6 चरण, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलियां छंद बनता है। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलियां कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी से इसका अंत भी होता है। यानी प्रथम शब्द और अंतिम शब्द दोनों एक जैसे एक होने चाहिए। ये कुंडलियां। आदि में एक रोला, पहले दोहा होता है 2 चरण, और उसके बाद 4 चरण जो है वो रोला, दोनों को मिला करके इस तरह से बनाया जाता है कि ये कुंडली के रूप में बन जाता है, इसीलिए इसे हम कुंडलियां छंद कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राज मंत्र जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपुनो तपय रसोई। कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे साईं। देखिए साईं से अंत हुआ है, साईं से शुरू भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक ही चरण में मात्राएं लगानी शुरू कर दी हैं। आएगा उतना ही सब में, लेकिन जैसे एग्जाम में आपको लगाना है एक चरण में सा,
आपका दीर्घ है, इसलिए गुरु लगा है। ई, बड़ी ई वैसे भी दीर्घ होता है, तो यहाँ पर गुरु। बय दीर्घ है, गुरु। र हस्व है, लघु। न हस्व है, लघु। की दीर्घ है, तो गुरु। जी छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, ये हस्व होते हैं तो लघु। ये आपका दीर्घ है, ए, तो गुरु। गुरु। उ उ दोनों में छोटा उ है, इसलिए ये लघु होंगे। पन पन जोर लग रहा है, पन, तो यहाँ पर गुरु लगा। ड त ये हस्व है, इसलिए लघु लघु। कवि दोनों हस्व है, आपका लघु लघु। या दीर्घ है तो गुरु, और र हस्व है तो लघु। अब सबको जोड़ लीजिए। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13। देखिए 13 11 पर होता है, तो यहाँ पर देखिए मातृ लगा है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। 24 हुआ कि नहीं? इसी तरह से आपको एग्जाम में भी केवल एक चरण में ही लगानी है। तो ये आपका कुंडलिया था। अब आइए, छठा है आपका हरिगीतिका। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, सम का तात्पर्य जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अब आप ऊपर कहेंगे मैम कुंडलिया में भी 24 है, लेकिन वहाँ पर 4 चरण से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर 6 विषम मात्रिक था। इसमें 4 ही चरण है, इसलिए ये सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति। 16 और 12 पर यति, यति माने विराम, यानी एक बार 16 पर अर्ध विराम और 12 पर पूर्ण विराम होता है। और प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ यानी गुरु लघु गुरु आना आवश्यक है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ आना आवश्यक है। अब इसका उदाहरण देखिए। खग वृंद सोता है, अतः कल कल नहीं होता वहाँ, बस मंद मारुत का गमन ही यौन है होता जहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यों दीखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा। ये आपका उदाहरण था। मात्रा देखिए। खग दोनों हस्व है, आपका लघु लगा। वृंद 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 आपका संयुक्त अक्षर है, तो वृंद में आपका देखिए गुरु, और द में आपका लघु। सो ता ये दोनों दीर्घ है, तो गुरु गुरु। है भी आपका दीर्घ है, तो गुरु लगा है। अ छोटा आहस्व होता है, तो लघु लगा है। विसर्ग वाले आप नियम देखिए, विसर्ग वाले में गुरु लगता है। तह तह उच्चारण में जोर देना पड़ेगा, इसलिए गुरु। कल कल ये सब हस्व है, तो लघु लघु लगा है। ना भी हस्व है, लघु लगा है। ही दीर्घ है, तो गुरु। हो ता ये दोनों दीर्घ है, तो आपका गुरु गुरु। व हस्व है, तो लघु। हा चंद्रबिंदी के साथ साथ यहाँ हा दीर्घ भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका गुरु लगा है। अब जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 मात्राएं होंगी। इसी तरह से हर चरण में होंगी। अब अंत में रगड़ होना आवश्यक था, यानी कि ये देखिए रगड़, ये गुरु लघु और लघु गुरु, ये है आपका रगड़। इतना गुरु लघु गुरु, ये आपका रगड़ हर उसमें आएगा। यहाँ पर भी नीचे में देखिए, ये गुरु हो लगेगा, यहाँ ये लघु लगेगा, यहाँ पर गुरु लगेगा, तो हर में आपका रगड़ आना आवश्यक है। तो ये आपका हरिगीतिका का उदाहरण था, परिभाषा थी। और अब ये मात्रिक छंद का लास्ट है, वर्व है 7वां। यह मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं।
ये आपका अर्धसम है, मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। तो प्रथम और तृतीय में 12-12 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में, सम चरण का तात्पर्य दूसरा और चौथे चरण के अंत में जगड़ होता है, यानी लघु गुरु लघु होता है। दूसरे और चौथे सम चरणों के अंत में 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सम चरण आपका दूसरा और चौथा हुआ। तो दूसरे और चौथे चरण के अंत में आपका जगड़ आना आवश्यक है। अब इसका उदाहरण देखिए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परयसी हियरे जब कुंभी लाय। अब मात्राएं देखिए, चम अनुस्वार है तो गुरु, प क हस्व है तो लघु, हर ये हस्व है तो लघु लघु, वा दीर्घ है तो गुरु, अंग चंद्र बिंदु, यहाँ पर देखिए हस्व आ है, उसमें चंद्र बिंदु लगी है इसलिए यहाँ पर लघु लगा। अगर इसी में बड़ा हो जाता आ, तब यहाँ पे गुरु हो जाता। ग हस्व है तो लघु, मीली दोनों हस्व है लघु लघु, अधिक अधिक तीनों हस्व है लघु लघु, सु आपका हस्व है, छोटा ऊ हस्व होता है तो लघु, हा बड़ा हा दीर्घ है तो गुरु, यह आपका हस्व है तो लघु। तो अब देखिए 12, प्रथम चरण में 12, प्रथम चरण ये देखिए जहाँ पर ये अर्धविराम लगा है, ये प्रथम चरण यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक द्वितीय चरण, तृतीय यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ चतुर्थ। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए प्रथम चरण में 12 और द्वितीय चरण में 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब सम चरणों के अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ यानी लघु गुरु लघु, ये देखिए लघु गुरु लघु। यहाँ पर भी देखिए नीचे वाले में लगाएंगे तो जब आप मात्रा ये लघु गुरु लघु हो जाएगा। तो दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ होना आवश्यक है। तो बेटा ये आपका मात्रक छंद था जो हमने आपको पढ़ाया। अब एक चीज़ और, सामान्य हिंदी वाले बच्चे यानी जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है? उनको केवल दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलियाँ, सिर्फ यही 5 छंद पढ़ने हैं। और साहित्यिक हिंदी के यानी आर्ट्स वाले बच्चों को पूरा पढ़ना है, ये तो पूरा पढ़ना ही है। इसके अलावा वर्णिक, सामान्य हिंदी के बच्चों को वर्णिक छंद नहीं पढ़ना है, उनका केवल और केवल मात्रिक छंद है और वो भी दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलिया, यही 5 छंद केवल साइंस के बच्चों को पढ़ना है। तो साइंस के बच्चों का छंद का भी खत्म, रस हमने बता दिया, छंद भी आपका पूरा हो गया, सिर्फ आपका अलंकार बचा हुआ है। लेकिन अभी साहित्यिक हिंदी के बच्चों को वर्णिक छंद भी पढ़ना है, तो उसका अगला लेक्चर हम आपको बताएंगे, उसमें आपको वर्णिक छंद के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से सामान्य हिंदी के बच्चे अब अपना तैयारी करें, रस भी अलंकार, रस और छंद तैयार करें, अलंकार हम आपको बता देंगे जब लेक्चर आएगा। तो क्योंकि अभी हम वर्णिक छंद बताएंगे साहित्यिक हिंदी के बच्चों को, तो उनका खत्म हो जाएगा, तब हम अलंकार शुरू करेंगे। और अभी साहित्यिक हिंदी के बच्चों को हमें समास भी बताना है, प्रत्यय बताना है, तो अलंकार के बाद समास और प्रत्यय भी आपका हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। परेशान नहीं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे जैसे चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई होती है उस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आए, जैसे तैयारी भी हो जाए, आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? अगर आपको समझ में आया है तो ढेर सारा लाइक किया करिए, कमेंट्स किया करिए और अब शेयर करिए। आप लोग अपने सोशल अकाउंट पर इसको डाल सकते हैं लिंक को, जिससे कि जो लोग भी इसे देखना चाहें तो इसे वो देख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि अगला कब हमारा लेक्चर आ रहा है। तो आज के लिए, और हाँ एक चीज़ और, कक्षा 11 के बच्चों को भी ये सारा कुछ पढ़ना है, क्योंकि उनके भी कोर्स में ये है, ये तो हम बताने ही भूल गए। कक्षा 11 के साहित्यिक हिंदी सामान्य में पढ़ना चाहें तो वही है दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलियाँ। 11 के सामान्य के बच्चे भी वही पढ़ेंगे।
तो और कक्षा 10 के भी बच्चे पढ़ना चाहें तो कक्षा 10 और 9 के बच्चे भी, उनके में भी कोर्स में भी दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसे 9, 10, 11, 12 जहाँ जिन जिन बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ये व्याकरण कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों में है और सभी को ये पढ़ना है। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। धन्यवाद बच्चों।